हेलो नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए नॉलेज। और थैंक यू अगेन सर को फॉलो करने के लिए और सर से सीखने के लिए। आज देखते हैं सर जो है राहु केतु अगर त्रिकोण के अंदर में संबंध बनाते हैं या बैठते हैं तो किस तरह से वो फल देते हैं। लघु पराशरी के श्लोक से हम लोग समझते हैं सर से। नमस्ते सर। नमस्कार सभी को। यह बात आती है कि राहु और केतु का फल कैसे देखा जाए। तो उसके बारे में प्रथम पहले श्लोक है। वो तो है नॉर्मल संज्ञा के उसमें भी है, संज्ञा प्रसंग में भी है। उसमें कि जहां बैठे जिसके साथ बैठे, एक चीज ये तो समझो कि जहां बैठे पहली बात, जिसके साथ बैठे। फिर ये योगाध्याय में 8 नंबर श्लोक है, फिर से आता है। यदि तमो ग्रह तो राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे, राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो और उनका किसी केंद्र या त्रिकोण पति से ये संबंध हो तो वो योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर श्लोक है योगाध्याय का, उसमें कहते हैं कि अगर राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उनका संबंध किसी त्रिकोण पति या केंद्र केंद्र पति से हो जाए तो वो योगा कारक हो जाते हैं। तो पहला देखिए, सिंपल उसके पीछे लॉजिक है, इसको लॉजिक के समझने पहला तो है जहां बैठे जिसके साथ बैठे। पहली बात, जहां बैठे, जहां बैठे मतलब यहाँ शुभ के शुभ जो है भाव हमारे कौन से हैं, या केंद्र या त्रिकोण। ठीक है। सो त्रिकोण में ये ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि नॉर्मली जो है त्रिकोण को तो इन्होंने हमेशा शुभ ही माना है। ठीक है। प्राश कौन पति से या किसी लॉर्ड के साथ उसके अनुसार तो शुभ भाव उन आ ही उनका आपका वो हो गया था, फ्रीज हो गया था। अभी ठीक है। हाँ, मैं वही चेक कर रही थी। अभी ठीक है सर। वो जी जी। अभी ठीक है, बीच में फ्रीज हो गया था। जी कंटिन्यू कीजिए हाँ जी। हाँ। तो राहु और केतु जहां बैठे मतलब जहां बैठ गए, वो अगर शुभ भावों में तो शुभ, तो उनका थोड़ी शुभता ग्रहण कर लेते हैं, शुभ फल। और अगर उनके साथ मतलब अगर त्रिकोण या केंद्र में बैठे और उनके साथ त्रिकोणपति या केंद्रपति बैठा तो ये योगा कारक हो जाते हैं। ये 8 नंबर श्लोक है योगाध्याय का। फिर इसके बाद इसके बारे में उत्तर कलामृत में भी लिखा है। ठीक है। उत्तर कलामृत में जो कर्मकांड फल है उसमें ये 81, 81 नंबर श्लोक है, 81। जगन्नाथ वसीन साहब की किताब अगर आप ले लोगे तो 81 है। उसमें क्या है, 81 नंबर श्लोक है ये कर्मकांड फल में। राहु और केतु ये दोनों ग्रह यदि बलवान हो तो उस ग्रह की भांति फल देते हैं जो कि अशुभ भाव का स्वामी हो, अथवा उन उन सदर्श वो अथवा उन सदर्श फल करते हैं जिन भावों के स्वामियों के साथ हों। ठीक है। अब इसको दो समझने, यहाँ दो बातें हो गई। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, पहली बात। यदि बलवान हो तो उस ग्रह की भांति फल करते हैं जो अशुभ भाव का स्वामी हो। हम्म। ठीक है। मतलब वो इस क्योंकि वो नेचुरल मेलेफिक तो है ही, नैसर्गिक तौर पे वो मेलेफिक ही है, और फिर हम्म। उन्होंने फल करना है तो उसमें छाया का मतलब वो यही छाया क्रिएट करनी है उन्होंने। हम्म। ठीक है। अथवा उनका सदर्श फल करते हैं, मीन्स कि उनका बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं जिन भावों के स्वामियों के साथ हो। मतलब जिसके साथ हैं या उनका, या तो वो अगर उस तरह से करेंगे जब कोई अशुभ भाव का लॉर्ड करता है, रिजल्ट उस हम्म। तरह से होगा। या फिर क्या होगा कि अगर वो जिसके साथ है उसके अनुसार होगा। ठीक है। अथवा
अथवा आ गया ना यहाँ पे, अगर जब संबंध बन गया किसी ग्रह के साथ बैठे मान लीजिए, तो फिर उस तरह से उनमें वो, ये भी तो है जिसकी जहां बैठे जिसके साथ बैठे, ये उसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ा हुआ है, मतलब हम्म अगेन इसमें। ठीक है। उसमें क्या है कि जिसकी राशि में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह यदि राहु केतु से युक्त ना हो, देखिए अब उनके बारे में बताया जो इनके साथ होंगे। अगर पहले हमने बोला कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर राहु और केतु के साथ होंगे, अगर वो केंद्र त्रिकोण में होंगे, तो ये योगा कारक फल देगा। लेकिन हमने उसके बारे में नहीं बताया उस प्लेनेट पर क्या असर पड़ेगा, हम्म जो जो उस त्रिकोण का लॉर्ड है या केंद्र का लॉर्ड है। अब यहाँ यहाँ पे कालिदास, ये वो कालिदास हैं जो शकुंतला वाले हैं, दूसरे हैं, लेकिन है कालिदास। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने इसको देखो आगे एक्सप्लेन क्या किया है। यही यही ये है, ये फल सदर्श किसी जिसकी राशि में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह, केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह यदि राहु केतु के से युक्त हो, युक्त ना हो। ठीक है। मतलब केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर राहु केतु के साथ युक्त ना हो तो शुभ फल देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके उनकी शुभता में न्यूनता आएगी, लेकिन राहु, जैसा कि लघु पराशरी में हमने पढ़ा है, ठीक है, राहु केतु का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो उनके साथ आ गए हैं, ऑब्वियसली राहु हम देखते हैं ना कि ये केतु, राहु केतु के एक्सेस में ये प्लेनेट आ गया, राहु केतु के एक्सेस में वो प्लेनेट आ गया। अब केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड के टाइम पे ये इनका इनका जो है शुभ, ये हम यहाँ एक लघु पराशरी में एक तरफा बात हुई। ठीक है। ये बात हुई कि लघु राहु केतु क्या करेंगे अगर इनके साथ केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड बैठे। दूसरी तरफा बात जो है वो यहाँ हुई। उन्होंने बोला कि अब वो जो जो है केंद्र त्रिकोण के ग्रह जब राहु केतु के साथ युक्त होते हैं, तो उनके 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 रिजल्ट में न्यूनता आती है उनकी। वो उतना अगर वो ना हो, मतलब उनके साथ युक्त ना हो या उनके साथ ना हो, तो अच्छा फल देते हैं। ठीक है। यदि राहु केतु से युक्त हो तो युक्त ना हो तो शुभ फल देते हैं। यद्यपि ये ग्रह नैसर्गिक पापी हैं, तथापि शुभ फल करते हैं यदि ये योग कारक होकर संबंधों के अनुसार बलवान हो। प्राशर के मत अनुसार, अब यहाँ पे बात हो रही है प्राशर के मत अनुसार, त्रिकोणेश का संबंध राहु यदि त्रिकोण में हो तो योग कारक होता है, जैसा कि बताया गया, हमने इसकी बात की। किंतु उत्तर कलामृत में साफ कहा है कि केंद्र त्रिकोणेश के साथ राहु केतु की स्थिति सदा कल्याणकारी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे राहु और केतु वो तो गेन करेंगे ही। ठीक है। ये क्यों कल्याणकारी नहीं है, उसका कारण यही है कि ये तो गेन करेंगे, लेकिन जिसके साथ वो बैठ गए हैं, मतलब त्रिकोण का लॉर्ड है या केंद्र का लॉर्ड है, उनके 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 लिए तो वो अच्छा नहीं है, वहां पे कमी आ रही है। ठीक है। वो एज अ केंद्र या त्रिकोण लॉर्ड उनमें जरूर कमी आ रही है। अब इसमें आगे फिर श्लोक है 82 नंबर। यदि राहु अथवा केतु नवम स्थान में हो, दशमेश से युक्त हो, या राहु अथवा केतु दशम स्थान में हो नवमेश से युक्त हो, अथवा नवमेश में राहु अथवा केतु हो, नवेश दशम भाव में हो तथा दशमेश नवम भाव में हो, अथवा राहु केतु दशम भाव में हो और दशमेश नवम में तथा नवमेश दशम भाव में हो, तो तो इस योग में जातक को बहुत सुख होगा। ठीक है। बहुत सुख होगा। यदि पूर्ण संबंध ना भी हो किंतु राहु केतु का योग त्रिकोण के स्वामी से हो तो भी शुभ फल होता है। अब इसको ये चीज समझनी है कि यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जब राहु और केतु जो हैं
के साथ वाले प्लेनेट जो है उसकी सिग्निफिकेशंस तो सफर करेंगी। मेलेफिक के साथ प्लेनेट जो है वो सफर करता ही है, और ये नैसर्गिक पापी है। और राहु पृथक भी है। पृथक यानी कि सेपरेट नेचर भी है इसकी, सेपरेट करने की नेचर भी है। तो ये है। तो ऐसी स्थिति में राहु केतु तथा उनसे युक्त ग्रहों की दशा अंतर दशा में सुख मिलता है। तो ये बात वहीं आ जाती है। ठीक है, राहु केतु के साथ यदि त्रिकोण, ये त्रिकोण की बात कर रहा है, केंद्र की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला श्लोक 83 देखो, ये यहाँ पे उन्होंने 5-7 श्लोक दिए हैं, लेकिन दिए कहाँ कर्मकांड वाले उसमें। ठीक है, ये 5-7 श्लोक है राहु और केतु को समझने के लिए। ये इसको मतलब लोग जो है ना इसको ऐसे लेके चलते हैं कि ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है राहु और केतु को पकड़ना और राहु और केतु के बारे में जानकारी। यदि राहु अथवा केतु त्रिकोण में स्थित होकर केंद्रपति युक्त हों अथवा केंद्र में स्थित होकर त्रिकोणपति से युक्त हों तो योग फल अर्थात बहुत शुभ फल करते हैं, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, किंतु यदि इन छाया ग्रहों से युति करने वाला नमेश छाया ग्रह नाइन्थ से, लॉर्ड अगर हाँ। अष्टमेश भी है अथवा द्वादेश हो, या मतलब नाइन्थ का लॉर्ड है अगर या साथ में 8th और 12th का लॉर्ड हो जाता है, सेकंड अथवा लॉर्डशिप की। नवमेश तथा दशमेश, यदि अष्टमेश और तथा द्वादश से भी युक्त हो तो योग का शुभ फल नष्ट हो जाता है, मतलब उसकी पोटेंसी जो है योग की खत्म हो जाती है। तो इसका क्योंकि वो है कि इनके कारण कुछ न्यूनता तो आती है, और ऊपर से उनमें उनका एक एक राशि जो है, उनकी एक राशि मतलब उनकी शुभता में उतनी कमी आएगी ना, क्योंकि अब अगर वो 8 को या 12 को ओन करते हैं तो कमी तो आएगी। ठीक है, तो अष्टम भाव को आयु का भाव भी बोलते हैं, ये तो ठीक है। अच्छा, फिर वो बोलते हैं आगे, केतु की दशा भी शुभ, ये जो है 86 नंबर श्लोक है। अन्य ग्रह जो दशानाथ के शत्रु हों वह अपनी भुक्ति में निज निज प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। यदि त्रिकोण भाव के स्वामी की दशा में केंद्रेश की ही भुक्ति, मतलब केंद्रेश का ही अंतर्दशा क्यों ना हो, वह भुक्ति शुभ फलदायी तभी होगी जबकि कोई केंद्रेश शुभ ग्रह से संबंधित होगा। मारक ग्रह भी भुक्ति का फल उन ग्रहों जैसा ही होगा। यहाँ मेरे को केतु लगा, सॉरी, ये केतु नहीं था, केंद्रेश था, सॉरी। केंद्रेश। कोई बात नहीं। तो अगला अगला श्लोक जो है वो फिर ये है 88 इसी में। इसमें क्या बोलते हैं, यदि राहु और केतु शुभ स्थान में हो, राहु और केतु शुभ स्थान अगेन में। वो ये पहले वाले श्लोक की तरह है, किसी शुभ ग्रह के साथ भी हो तो फिर चाहे पाप ग्रहों के मध्य, दोनों तरफ पाप ग्रह मध्यस्थ में भी हो, क्योंकि किंतु पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तो अपनी दशा तथा भुक्ति में शुभ फल करते हैं। उनके साथ जो है पाप ग्रह ना हो, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि राहु और केतु शुभ स्थान में है। पहली बात तो वो कह रहे कि शुभ स्थान में, शुभ स्थान क्या है, क्योंकि शुभ स्थान सभी ने, इन्होंने भी और पराशर मत के अनुसार भी त्रिकोण मान लिया गया पक्का, क्योंकि केंद्र केंद्र के लॉर्ड जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, केंद्र केंद्र के स्वामी मॉडिफाई होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। यहां ऐसी कोई बात नहीं है त्रिकोण के साथ। और अगर केंद्र और त्रिशाट्या का लॉर्ड होगा तो फिर वो अशुभ हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ न्यूट्रल है दूसरी तरफ अशुभ है। यहाँ पे क्या है कि एक त्रिकोण और त्रिशाट्या भी हो जाएगा तो भी शुभता रहेगी त्रिकोण में। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं यदि राहु और केतु शुभ स्थान में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ भी हो, फिर चाहे पापी ग्रहों के मध्य में हो लेकिन पापी ग्रह के साथ ना हो तो भी शुभ रहेंगे। यदि ये छाया ग्रह किसी योग कारक ग्रह के साथ हो, अब देखो एक नई चीज, तो उस योग कारक का फल योग फल ना होकर मिश्रित फल होता है।
थोड़ी कमी आ जाए। एक्सक्यूज मी। अब योग कारक के साथ भी जो है थोड़ा फल, अन्य पापी ग्रह इनकी दशांतर दशा में इनसे युक्त होकर भी अत्यंत अशुभ फल करते हैं। ठीक है, अब पापी ग्रह के साथ तो अत्यंत अशुभ फल करेंगे। यदि ये छाया ग्रह मारक हो तो इनकी भुक्ति शुभ ग्रह की दशा में मृत्युदायक होती है। तो देखो, अब यहाँ पे एक और चीज बोल रहे हैं, यदि छाया ग्रह मारक हो, मारक कब होंगे? जब दो या साथ में बैठे हैं या किसी मारक के साथ बैठे। राहु और केतु तभी मारक हो सकते हैं जब वो अ, जिसके साथ बैठे, जिसके जिसके साथ बैठे और जिस भाव में बैठे, दो चीजें हैं। तो भाव जो है दो और सात मारक हैं, अगर दो और सात में राहु और केतु बैठ जाएंगे तो मारक हैं, मारक के साथ बैठ जाएंगे तो भी मारक है। ठीक है, तो यदि ये छाया ग्रह मारक हो, अब इनकी भुक्ति आ जाए शुभ ग्रह की दशा में, तो भी मतलब एडवर्सिटी हो सकती है। अब वो 8 तरह की मृत्यु है जिसको हमने डिस्कस किया, रोग शोक एंड ऑल, वो हमने पहले पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन अगर नहीं किया तो कर लेंगे। तो पापी और पापी ग्रह की दशा में तो मृत्यु कारक होती है उसकी भुक्ति, राहु की। और दूसरा एक है ना, मतलब मैं एक मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो ऐड किया उसमें कि शनि राहु और शनि राहु केतु की की महादशा में और सूर्य के अंतर में जो है पिता का निधन होता है। इसमें 2-3 श्लोक हैं उसमें, मतलब मैंने उनका वर्णन भी किया है। तो वो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग उसको भी देख सकते हो। उसमें इसका, क्योंकि ये शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, ये ये मारक ना होते हुए भी मारक तो जो है वो गेन कर सकते हैं। राहु और केतु का तो कोई मारक का, क्योंकि इनका कोई स्थान ही नहीं होता, तो ये तो मारक तो वैसे गेन करते हैं। शनि मारक ना होते हुए भी अगर त्रिशाड्य और अष्टम का स्वामी है और साथ में किसी अ, मतलब त्रिशाड्य या अष्टम का, तो किसी मारक के साथ बैठ गया तो सभी मार्कों को लांघकर सबसे बड़ा मार्क हो जाता है। तो इसलिए ये मार सकते हैं। और शनि, सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनके, आप देखोगे कि राहु और केतु राहु केतु शनि, इनकी महादशा में, राहु केतु शनि की महादशा में सूर्य का अंतर जो है, ये कई कई बार जो है मदर फादर के लिए, आप उसमें सिमिलरली मून को मदर की जगह ले लीजिए, उसको उसमें ले लीजिए, तो ये मारक हो सकता है उनके लिए, या उनको हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे या उनका ये हो सकता है। तो ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है राहु और केतु को समझने की। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और आप लोगों के सवाल मिलते रहे, तो हम आगे जैसे आप पूछते रहोगे, हम लोग उसके बारे में जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। कारण ये, लेकिन स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, है ना। आप वो बात ना करें जो कि मतलब हमारे लिए पॉसिबल ना हो। जैसे आंसर कौन सी, वो जिसका जवाब अभी तक कोई दे ही नहीं पाया, हम भी नहीं दे पाएंगे। और कई चीजें हैं, ठीक है, वो उसके बारे में ऐसी चीजें ना होते हुए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जहां पे आपको कोई डाउट है, तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी हो, जिस तरह भी हो। तो आज के तो लिए थैंक यू सो इतना, मच सर। धन्यवाद। हाँ, सो आज का थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को कॉम्प्लेक्स तो लगेगा ही थोड़ा समझने में, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स तो मैंने कीजिए और श्लोक सर नंबर से। कोड कर दिए हैं, मैंने हाँ वैसे जी, श्लोक जो है मैं फिर से एक बार कोड कर देता कोट कर हूँ। दीजिए, बुक और श्लोक दोनों कोट कर दीजिए। मैं नहीं, वो लघु प्राशरी का जो है, पहले तो संज्ञा अध्याय में आई थिंक 8वां नंबर आपने बताया था। नहीं, वो तो दूसरा था। अ, हाँ, एक तो है 12 नंबर श्लोक संज्ञा अध्याय में, पहला, ये लघु प्राशरी का।
ठीक है। फिर दूसरा है योगाध्याय का, योगाध्याय का 8वां, मतलब 12 उधर से कितना बताया था मैंने? ट्वेल्थ संगाध्याय का 13, 12th नहीं श्लोक। पहला हाँ नहीं, 13वां, 13वां 13th, 13वां। पहला संज्ञाध्याय का 13th, और हाँ, ये 8th। और वो उनके मैंने कर्म कांड वाले उसमें मैंने बता ही दिया था, वो 81 82 जो जो भी मैंने से उसका है उनका तो नंबर वो मैंने आप। बता दिया। तो आप इनको जो है सीक्वेंस में पढ़ो, एक एक, मतलब जैसे इनको ये दो, फिर वो उत्तर कलामृत वाले जगन्नाथ वसीम साहब की किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हो। जिनको हिंदी नहीं आती है तो मेरी उत्तर कलामृत है लिखी हुई, तो आप इंग्लिश में चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो जगन मेरे को छोड़ के जगन्नाथ वसीम साहब को पढ़े। ठीक। और जो नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए तो चॉइस है नहीं है, वो सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने लिखी हुई है, वो भी अच्छी है। लेकिन मेरी भी लिखी हुई है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी वाली पढ़नी है मेरी वाली पढ़ लो, लेकिन कोई भी पढ़ो। कोई भी अ, पढ़ो पढ़ो, लेकिन उस चीज को। पढ़ो। और उसमें ये जो है, मतलब ये इस तरह इस सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे आपको, जगन्नाथ वसीम में तो ये इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। बाकी जो है उनमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स को अलग किया होगा। ठीक है। और टॉपिक वाइज भी अलग किया होगा, तो उसमें आगे पीछे होंगे, तो ये सिर्फ जगन्नाथ वसीन में इसी ऑर्डर में मिलेंगे जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताए हैं। तो हालांकि मैंने लिख भी दी है, तो मेरे पास तो जगन्नाथ वसीन साहब का खजाना पड़ा हुआ, जितनी भी हैं तकरीबन मैंने उनकी सारी बुक्स मंगवा रखी हैं। तो ये है। और आपको जहां मिले, जैसी कंडीशन में भी मिले, तो वसीम साहब की किताब को मत छोड़ा करो। वो अपने आप में ना, वो वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है। तो धन्यवाद। आज के थैंक यू लिए सो ये मच टॉपिक था। सर। एंड व्यूअर्स प्लीज आप फॉलो करते रहिए और बार बार वीडियो देखिए। और ज्योतिष के बारे में मैं भी एज अ लर्नर सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम्स बार बार आप रीड करेंगे, प्लीज हैव पेशेंस। ज्योतिष जो है जल्दी का सीखने का बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। लाइफ टाइम निकल जाती है, जस्ट हैव पेशेंस। धीरे धीरे आप उस चीज को बार बार रीड करेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगी। सो थैंक और यू सो राहु और मच केतु व्यूअर्स। अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाँ। कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये इशारे मात्र हैं। यहाँ से आप इसको आइडिया ले सकते हो कि ये क्या करेंगे। जी। सो हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है सर। हाँ, हाँ अभी जी, हाँ जी। इजाजत लेना। थैंक यू सो मच।